हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और हम लोग अपने चैनल पे जो डेली का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं उस सीरीज़ का ये सबसे पहला वीडियो है। अब इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से इमेज रिप्रेजेंटेशन से समझाया है और यकीन मानिए तो इस चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका भी यही है कि आप इमेज रिप्रेजेंटेशन से इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करें और आपका डायग्राम और उस तरह की चीज़ें इस चैप्टर में बहुत अच्छी होनी भी चाहिए। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे, बट बहुत कम मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो जितने कम थ्योरीज और सिलेबस के साथ ही चैप्टर जितना अच्छा खासा मार्क्स आपको देता है उस हिसाब से ये हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर ली जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो जिस टॉपिक से रिलेटेड है आप लोग देख चुके हैं, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, इसमें बस हम लोगों को अपने आंखों के बारे में समझना है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग देख ही चुके हैं, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अंदर में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्लाइड हमें क्या कहता है, एंड द पहला स्लाइड इज रिलेटेड टू द ह्यूमन आई। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन आई होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ह्यूमन आई तो आप क्या बताने की कोशिश करोगे? आप यही कहोगे कि हम जिस चीज़ के या हमारे बॉडी में अवेलेबल बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्पेसिफिकली सेंस ऑर्गन, जिस ऑर्गन के इस्तेमाल से हम लोग चीज़ों को देखते हैं अपने सराउंडिंग में, उस सेंस ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई। यानी कि हमारी आंख, हम अपने आंख के इस्तेमाल से ही अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है। तो जो डेफिनेशन दिया गया है उससे ज़रूरी या उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने लैंग्वेज में से याद कर लो कि हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जिसके हेल्प से हम अपने सराउंडिंग्स को देख पाते हैं, उसके होने का एहसास हमें होता है, उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? द ह्यूमन आई। अब बुक वाला डेफिनेशन क्या है? द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन देखने में लग रहा है, बट है उतना ट्रिकी नहीं। इसमें बस आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि हमारा जो ह्यूमन आई है ना, ये एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और इस कॉन्वेक्स लेंस के ही इस्तेमाल से हम चीज़ों को, अपने सराउंडिंग के चीज़ों को देख पाते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये वही कन्वेक्स लेंस है जिसको हम नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ह्यूमन आई एक ऐसा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस का सेटअप है जिसके हेल्प से हम सराउंडिंग की चीज़ों को देख पाते हैं। ह्यूमन आई चैप्टर में सबसे जरूरी हो जाता है हमें ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ह्यूमन आई कई सारे अलग अलग टाइप के पार्ट से मिलकर के बना हुआ है और हर एक पार्ट का अपना एक डेडिकेटेड वर्क है। हमें हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। ये हमारा ओवरऑल ह्यूमन आई है। ये एग्जैक्ट ह्यूमन आई के जैसा तो नहीं है, बट जितना क्लोज हो सकता है ये उतना क्लोज है। हमारे आंख की एग्जैक्ट फोटो अगर बनाई जाएगी तो ना वो आपके समझ में आएगी, ना मेरे लिए बताना आसान होगा। तो इस तरह के डायग्राम्स बनाए जाते हैं। ये साइड व्यू ऑफ ह्यूमन आई है। अगर आप ह्यूमन आई को साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा, ये फ्रंट व्यू नहीं है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ही मेंशन किया गया है, या आंख के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को ही मेंशन किया गया है, हर एक पार्ट को मेंशन नहीं किया गया है। तो जिस पार्ट को यहां मेंशन किया गया है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट, अगर इस वाले पार्ट को आप गौर से देखो तो इसके ऊपर लिखा गया इट इज सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स क्या होता है इसके बारे में वैसे तो हम डिटेल में अंदर चैप्टर में जानने वाले हैं, बट चूंकि यहां पे जितने भी पार्ट्स दिए गए मैं हर एक पार्ट के वर्क को बहुत ही आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ये हमारा आंख है। लाइट इस तरह से दूर से आने वाली लाइट इस लेंस पे पड़ती है। चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इस दूर से आने वाले लाइट को रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये नजर आए। मेरे ख्याल से ब्लैक सफिशिएंट होगा। ये इस लाइट को इस जगह पे कन्वर्ज कर देती है ऐसे। तो दूर से आने वाली रे ऑफ लाइट इस जगह पे जाके कन्वर्ज हो जाती है और यहां पे उसका इमेज बनता है और उस इमेज को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल लेंस है। इस लेंस को होल्ड करने के लिए यहां पे एक मस्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है और यहां पे भी। इन दोनों मस्कुलर पार्ट को, जो लेंस को होल्ड करके रखता है ना, उसे हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। यानी कि सिलियरी मसल्स एक ऐसा पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई है जो लेंस को होल्ड करके रखता है। अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी का कैमरा हो ना, या कैमरा वाला फोन हो, और आप अगर उसे हिलाओगे तो उसके कैमरा के लेंस हिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो भी कैमरा ऑप्टिकल
स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, उसमें लेंस थोड़ा शेकी होते हैं ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके इमेज के हिसाब से। अब यहां पे ये जो सिलियरी मसल्स आपको दिख रहा है ना, ये इस लेंस को होल्ड करके रखता है। क्यों रखता है इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो में। फिलहाल बस इतना समझ लें कि सिलियरी मसल्स एक ऐसा मसल होता है जो लेंस को होल्ड करके रखता है, और जब भी हमें दूर की चीजें और नजदीक की चीजें देखनी होती तो लेंस को कभी दबाता है और कभी खींचता है, जिससे लेंस मोटा या पतला होता है और हमें दूर की चीजें और नजदीक की चीजों को देखने में सुविधा होती है ना, यानी फोकस हो पाता है। हमारा दूसरा पार्ट है कॉर्निया। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉर्निया। अब समझते हैं कॉर्निया क्या होता है। तो ये जो आउटर लेयर है ना, पहले मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना करे हमारा पुराना वाला जो पेंटिंग है। अब ये जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया हमारे आंख का ये सबसे आउटर वाला बाउंड्री होता है। कई बार मैं ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछता हूं कि हमारे आंख में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो सबसे ज्यादा किधर होता है। तो कई बार बच्चे गलती से बता देते हैं कि सबसे ज्यादा वो लेंस में होता है, बट एक्चुअली में राइट आंसर होना चाहिए कॉर्निया। और ये कॉर्निया क्या है, हमारे आंख का जो सबसे बाहर वाली परत है ना, उसे कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया ह्यूमन आई का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। आंख के सारे सेटअप इस कवरिंग के अंदर में है। ये काफी सॉफ्ट भी होता है और काफी इलास्टिक भी होता है। ये हमारे पूरे आंख को प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, इन सब चीजों से, है ना। ऑब्वियसली किसी नुकीली चीज से ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद सॉफ्ट ऑर्गन है या सॉफ्ट सब्सटेंस है। तो ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया के बारे में इससे ज्यादा जानने की कोई खास आपको जरूरत नहीं है। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है बस। उसके बाद अगली चीज हमारे लिए आती है प्यूपिल। प्यूपिल को समझ लेते हैं कि ये प्यूपिल क्या है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना आंख में, मैं अगर थोड़ा सा इसमें पेंटिंग करूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हर किसी के आंख में, मान लीजिए अगर आपका आंख ऐसा है, तो इस आंख के बीच में एक गोल कलर का एक कलरफुल रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। और उस आइरिस के बीच में एक छोटा सा काला कलर का स्पॉट होता है बीच में एग्जैक्ट। उस काले स्पॉट को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। वो स्पॉट एक्चुअली कुछ नहीं होता, खाली स्पेस होता है जिसके थ्रू लाइट चली तो जाती है बट बाहर नहीं आती। क्योंकि वहां से लाइट बाहर नहीं आती इसलिए वो जगह हमें पूरा काला दिखाई देता है ना। और उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो प्यूपिल सिंपली एक पार्ट होता है हमारे आंख का जो आइरिस के एग्जैक्ट बीच में होता है और काले कलर का होता है। इसमें चाहे किसी भी कलर का आपका आंख हो, प्यूपिल का कलर हमेशा काला ही होता है, बशर्ते कि आपको वो डिफेक्ट जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं वो ना हुआ हो, है ना। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा प्यूपिल हो गया। ऑब्वियसली प्यूपिल के सराउंडिंग में जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का, किसी का ब्लू आई होता है, किसी का ग्रीन आई होता है, किसी का ब्लैक आई होता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन का इंडिया में ब्लैक आई ही होता है, और कुछ लोग का ब्राउन होता है, कुछ का ब्राउन और ब्लैक के बीच में होता है। तो हजारों कलर्स हैं आंखों के। तो जो कलर आपको मिलता है ना, वो आइरिस के कारण ही मिलता है। तो आइरिस क्या है, आइरिस आपके आंख के बीच का वो पोर्शन है जो आपको अलग अलग कलर देता है। जैसे ये वाला पार्ट है ना प्यूपिल के सराउंडिंग में, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस सिर्फ आपके आंख में कलर नहीं देता, आइरिस का मेन काम कलर देना तो है ही नहीं। आइरिस का मेन काम है आपके प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना। इसके बारे में हम लोग तब समझेंगे जब मैं आपको एकोमोडेशन समझाऊंगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक अब आप आइरिस समझ गए होंगे कि इसमें आइरिस कौन सा है। और उसके बाद ये वाला पोर्शन दैट इज लेंस। ये हमारा हो गया आई लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि पूरा का पूरा आंख इसी के भरोसे टिका हुआ है। हमें दूर की चीजें देखना है, नजदीक की चीजें देखना है, साफ सुथरा देखना है, फोकस करके देखना है, ये सारा चीज हमें कौन दिखाएगा, तो हमारा लेंस। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही हमारा मेन लेंस है। ये सब हमारे मेन पार्ट हो गए फ्रंटल एरिया के। अब हम लोग पीछे वाले एरिया पे फोकस कर लेते हैं, पर पहले मैं इसे इरेज कर दूं ताकि ये वाली पेंटिंग आपको इधर डिस्टर्ब ना करे। अब हम लोग आ जाते हैं पीछे वाले रीजन में। पीछे वाले रीजन में मैंने वैसे दो ही चीजें मार्क की हैं, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व, बट इससे ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं आपके लिए। आप इससे ज्यादा चीजें जान सकते हो, पर हमारे लिए क्लास 10th के लिए इससे ज्यादा चीजों की जरूरत हमें है नहीं। तो अगर कोई आपको ह्यूमन आई में बहुत ज्यादा चीजें मार्क करवाता है तो फिजूल में वो आपका बोझा बढ़ा रहा है। आपके लिए उसकी उतनी ज्यादा जरूरत फिलहाल है नहीं, बशर्ते कि आप फ्यूचर में बायोलॉजी लेकर के कोई अच्छा आंख का डॉक्टर बनना चाहो, है ना। अब ये वाला पार्ट जिसपे हमारी इमेजेस बनती हैं, इमेज हमारा जहां बनता है उसको रेटिना बोलते हैं। बस ये समझ लो कि अगर यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, दूर से कहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जहां पे इमेज बनाती है ना, वो जगह रेटिना ही होता है। ये सारी की सारी रे जाके कहां कन्वर्ज होती हैं? रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज बन जाता है। फिर वो इमेज हमें हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम ये ऑप्टिक नर्व वाले भाई साहब करते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा रेटिना है, जो पिछला वॉल ऑफ द आई है उसको रेटिना बोलते हैं। और इस रेटिना पे बनने वाले इमेज को ब्रेन तक ले जाने वाली जो तार है, जो नस है, उसे हम लोग ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व हमारे आपके आंख में बनने वाले इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। बस इससे ज्यादा इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे ज्यादा इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, और उससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं है। पर इसके बीच में कुछ और चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है। मैंने इस डायग्राम में नहीं ड्रॉ किया, पर मैं समझाना जरूर चाहूंगा। जैसे ये वाला स्पॉट आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ दिख रहा है, इस स्पॉट को कहा जाता है येलो स्पॉट। मैंने ड्रॉ यहां पे ब्लैक पेन से किया है, बट एक्चुअली में वो येलो स्पॉट है। आपको दो स्पॉट के बारे में पता होना चाहिए, कि ये वाला स्पॉट और एक ये वाला स्पॉट। इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, यानी मैं YS लिख देता हूं, और इसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट, यानी मैं BS लिख देता हूं। येलो स्पॉट आपके रेटिना का वो वाला पार्ट है जहां पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ज्यादातर लाइट जाके वहीं कन्वर्ज होता है, ठीक है ना। और ब्लैक स्पॉट वो रीजन होता है जहां पे हमारा रेटिना हमारे आंख को छोड़ के बाहर जा रहा होता है, और इसके कारण इस जगह पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे मिनिमम होती है। और अगर लाइट वहां पे जाएगी भी तो उसका इमेज आपके ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है नहीं, है ना। तो इस वाले रीजन को, जहां पे ये हमारी नसें आंख से बाहर जा रही होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट। और इस वाले रीजन को, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसे येलो स्पॉट कहा जाता है। एक और चीज आप लोग जान लीजिए, ये जो रीजन होता है बीच का, मैं इसे मिटा दूं, ये बीच वाले रीजन में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो जेली लाइक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट। उसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और यहां पे भी एक लिक्विड होता है, उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। दो लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इतना मेरे ख्याल से इस आंख के बारे में जानना सफिशिएंट था। अगर हम लोग इसका रिकैप करने की कोशिश करें तो ये हमारा ओवरऑल आंख है। इसमें ये जो मसल आपको यहां पे दिख रहा है, जो लेंस को होल्ड करके रखता है, उसको सिलियरी मसल्स कहा जाता है। ये लेंस को होल्ड करके रखता है और लेंस के साइज को भी डिसाइड करता है। उसके बाद इसका सबसे ऊपर वाला कवर हमारे आंख का जो होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट कवर है, उसको कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद हमारे आंख के एग्जैक्ट बीच में जो ब्लैक कलर का स्पॉट है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। उस ब्लैक कलर के स्पॉट के सराउंडिंग में जो कलरफुल पार्ट है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, किसी का सफेद भी हो सकता है, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और ये सब के पीछे जिस चीज से हम लोग देखते हैं उसे आई लेंस कहते हैं। और इस पीछे वाले वॉल को, जहां पे हमारे इमेजेस बनते हैं, उसको रेटिना बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को येलो स्पॉट और इस वाले पोर्शन को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये जो बहुत सारे नर्व्स दिख रहे हैं जो जाकर के ब्रेन में मिलेंगे, उसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व सारे इमेज जो हमारे आंख में बनते हैं उसे हमारे ब्रेन तक सिग्नल करता है। बस इतना इंफॉर्मेशन आई के बारे में सफिशिएंट था। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल है। इससे पहले मैं आइरिस और प्यूपिल को समझाने के लिए एक अलग अलग टाइप के डायग्राम्स बना रहा था। सबसे अच्छा और क्लियर डायग्राम यहां पे है आपको समझने के लिए। वैसे मैंने यहां पे ब्लू आई लिया है, बट लोगों के अलग अलग टाइप के आईज हो सकते हैं। अब जैसे ये वाली आईज आप लोग देख लो, इस आई के बीच में एक बहुत ही छोटा सा होल दिख रहा है ब्लैक कलर का। ये होल ही प्यूपिल है। सारा का सारा लाइट उस प्यूपिल के थ्रू ही अंदर जाता है। और इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? तो इस साइज वाला आइरिस। तो एक्चुअली में फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल आपको समझना है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में उसे समझेंगे, बट बेसिक इंट्रोडक्शन ये है, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट्स ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइरिस क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो हमारे आंख में जा रहा है। अगर लाइट ज्यादा जाएगा तो आइरिस बड़ा हो जाएगा और प्यूपिल को छोटा कर देगा, और अगर लाइट कम जाएगा तो आइरिस छोटा हो जाएगा और प्यूपिल को बड़ा कर देगा। इसके बारे में हम लोग अगले पेज में समझेंगे। तो फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल समझना है, और फंक्शन समझने के लिए जरूरी है कि आपके आंख का ये कलरफुल वाला पार्ट जो है, यहां से और यहां तक के बीच में ये वाला पार्ट पूरा, ये आपका आइरिस है, और बीच वाला ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये आपका प्यूपिल है। बस इसको समझ लीजिए, फिर इसका फंक्शन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो समझते हैं उसे भी। अब यहां देखिए डिटेल में दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। पहले मैं आप लोगों को एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि यह समझना बहुत आसान हो जाए। अगर हम गौर से देखें या समझने की कोशिश करें तो अगर हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, लेटे हुए थे,
या कुछ भी कर रहे थे, जब हम उस कमरे से बाहर जाते हैं एकाएक सनराइज में, मान लो तुम कमरे में बंद हो और तुम्हें एकाएक मम्मी बोले कि छत पे जाओ कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े पसारने के लिए, कपड़े लाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाहर आपको अगर वो भेजे एकाएक से, और आप छत पे जाते हो तो आपको एकदम से आंख ऐसे चौंधियाता हुआ नजर आता है, आपको चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। ये बहुत ही कॉमन है। और जब आप एकाएक ब्राइट लाइट से कमरे में आओ और वहां पे अंधेरा है तो आपको कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तो दोनों ही कंडीशन में दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। कई बार हमारे समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन है, समझना इसे। अब जैसे ये देखो, ये वाला आंख का जो इमेज यहां पे ड्रॉ किया गया है, ये ब्राइट लाइट के लिए है। ब्राइट लाइट में क्या होता है, सराउंडिंग में लाइट बहुत ज्यादा होती है, पर हमारे आंख में अगर वो सारी लाइटें चली गई तो हमारे रेटिना के लिए ये अच्छी बात नहीं है, हमारा रेटिना खराब हो सकता है। अब उसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस ब्राइट लाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारा ये जो आइरिस वाला रीजन था ना, ये बहुत बड़ा हो गया और इसने प्यूपिल को छोटा कर दिया। चूंकि प्यूपिल छोटा हो गया और सारा लाइट इसी रास्ते से अंदर जा सकता है, तो प्यूपिल छोटा है तो अंदर जाने वाले लाइट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। लाइट कम जाएगा तो ऑब्वियसली आपको चीजें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगी। पर चूंकि हमारा ये जो मसल है ना आइरिस वाला, इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, तो मैं आपको समझा रहा था आइरिस और प्यूपिल के बारे में, और मैंने आप लोगों को अभी तक ये समझा दिया है कि अगर लाइट हमारे आंख में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अंदर की ओर जाएगी तो ज्यादा लाइट होने के कारण हमारा आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देगा, और अगर प्यूपिल छोटा हो जाएगा तो आंख में जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, और इससे आपके रेटिना को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमारी आंखें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती, क्योंकि स्टार्टिंग में रेटिना मतलब हमारे आइरिस को प्यूपिल को छोटा करने में टाइम लगता है। तब तक हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने आंख को बंद रखो, जल्दी से ही मत खोल लो। तो हम क्या करते हैं, आंख को थोड़ा सा खोलते हैं, आंख के आगे कुछ हाथ वाथ रखते हैं, ये सब करते हैं। तो ब्राइट लाइट में हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है, आइरिस बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण लाइट आंख में कम जाए, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है, आंख के लिए हार्मफुल है। दूसरा कंडीशन है, जब आप लो लाइट में जाते हो या अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको चीजों को देखने में समय जरूर लगता है। उस समय हो क्या रहा होता है, तो हमारा आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटा हो रहा होता है और हमारा प्यूपिल बड़ा हो रहा होता है। प्यूपिल बड़ा हो रहा होने का मतलब है कि आंख में जाने वाले लाइट का जो रास्ता है ना, वो पूरा खुल रहा है, तो ज्यादा लाइट आंख में अंदर जाएगा, और आंख में जितना ज्यादा लाइट जाएगा आपको चीजें उतनी ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। तो ये दो तरह की चीजें करता है आइरिस और प्यूपिल, और इस तरह से हमारे आंख का जो एकोमोडेशन वाला पोर्शन है वो हो जाता है। तो टेक्निकली क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज देन आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल। अगर लाइट ज्यादा है तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा बना देता है, जिसके कारण एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो जब लाइट ज्यादा हो तो आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, प्यूपिल को छोटा बना देगा, जिसके कारण आंख में कम लाइट जा पाएगी। दूसरा कंडीशन, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल द आइरिस एक्सपेंड्स द प्यूपिल सो दैट मोर लाइट में एंटर द आई। मैंने यही चीज आपको भी समझाई थी, आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो तो आइरिस ही एक्सपेंड करता है प्यूपिल को, जिसके कारण ज्यादा लाइट आंख में जा पाए, और जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो आइरिस ही कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपिल को ताकि कम लाइट आंख में जा पाए। ये ओवरऑल फंक्शन था आइरिस का और प्यूपिल का। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है रॉड्स एंड कोन्स। अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि आंख में जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, बट रेटिना पे जो सेल्स होते हैं ना, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक सेल की कैटेगरी है रॉड्स और दूसरे सेल की कैटेगरी है कोन्स। अब हम उसी के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि रॉड्स क्या है, कोन्स क्या है, ठीक है ना। एकदम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज रॉड, व्हाट इज कोन्स। तो समझते हैं, पहला टॉपिक क्या है, रॉड्स। तो रॉड्स क्या होता है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका शेप है। तो रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब ये रेटिना के इस वाले पोर्शन में रेटिना होता है, और इसको अगर हम एक्सपेंड कर देना तो ये रहा हमारा ओवरऑल रेटिना का सिंबल या डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखो तो यहां पे कुछ रॉड शेप चीजें दिख रही हैं, ये सब रॉड है ना। और इसी रॉड के बीच में अगर इस एरिया पे गौर करो
तो कुछ सेल ऐसे हैं जो कोन के शेप के हैं, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये वाला रीजन ऐसा है जिसमें कोन शेप के सेल हैं, है ना। तो दो डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारे आई में अवेलेबल होते हैं, रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड। तो जो रॉड शेप्ड सेल्स होता है दे आर एक्चुअली सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब अगर आपको अंधेरे में देखना है ना तो उसकी सेंसिटिविटी किस में होती है, रॉड्स में होती है। और अगर आपको ब्राइट लाइट में देखना है तो उसकी सेंसिटिविटी किस में होती है, कोन्स में होती है। अगर आप ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस में रॉड सेल्स कम होते हैं, कोन सेल्स ज्यादा होते हैं। और वहीं अगर कुछ एनिमल्स की बात करें जो रात में अच्छा देख पाते हैं, उनके रेटिना पे रॉड्स ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं, है ना। तो हम में कोन्स ज्यादा है, रॉड्स कम है, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कोन कम होते हैं, रॉड ज्यादा होते हैं। अब दोनों का अपना अपना फीचर समझ लीजिए। रॉड सेल्स की खासियत यह होती है कि दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, अंधेरे में देखने में हेल्प करते हैं, पर वो कलर सेंसिटिव नहीं होते। तो जिन ऑर्गेनिज्म में रॉड्स ज्यादा होगा उन्हें अंधेरे में तो ठीक ठाक दिखेगा, पर दिन में अगर दिखेगा भी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, कलरफुल दिखने का चांस नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट सेंसिटिव टू कलर्स। बट ये जो कोन्स वाले पोर्शन है ना, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट बट दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू कलर्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड ऑल्सो सेंसिटिव टू कलर्स। वो यहां नहीं लिखा गया बट दिमाग में याद रखना, मैंने बता दिया है। कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड ऑल्सो सेंसिटिव टू कलर्स। ठीक है ना। तो हमारे रेटिना पे दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स डिम लाइट सेंसिटिव हैं, कोन्स ब्राइट लाइट सेंसिटिव हैं। हमारी आंखों में कभी कभी क्या होता है ना कि ये रॉड्स कम हो जाते हैं, और अगर रॉड्स कम हो जाए तो अंधेरे में देखने में प्रॉब्लम होती है, और उस कंडीशन को एक बीमारी का नाम दिया गया जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। हमारे यहां उसे देहाती लैंग्वेज में रतौंधी भी बोलते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे ये नाम। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि एक विटामिन है जो हमारे फूड में होना चाहिए, और उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। अगर आपको विटामिन ए बहुत कम अमाउंट में मिलेगा ना तो आपके आंख में जो रॉड वाला सेल है ये बनना कम हो जाएगा, और अगर आपको ये रॉड वाला सेल कम बना तो रात में आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि डिम लाइट के लिए सेंसिटिव सेल था रॉड, वो आपके आंख से गया तो रात में आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि आप अंधे हो गए हो, रात में बिल्कुल ऐसे हो जाओगे। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्टर आपको विटामिन ए का कुछ टैबलेट दे देगा, उसे खाओ, 10 दिनों में ठीक हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन नहीं है, पर हाँ अगर बहुत लंबे समय तक आपको नाइट ब्लाइंडनेस है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हो। तो इतना इंफॉर्मेशन रॉड्स और कोन के लिए सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है एकोमोडेशन। ये भी अच्छा टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एकोमोडेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकोमोडेशन। छोटा है पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने फोन का इस्तेमाल किया, जो कि आप में से हर कोई कर रहा होगा, और अभी भी आप मुझे पॉसिबल है कि 99% आप लोग मुझे फोन पे ही देख रहे हो, तो फोन में जब आप फोटो खींचते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप जब किसी चीज के सामने उस कैमरे को ले जाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, जिसको आप बोलते हो कि फोकसिंग कर रहे हैं ना। तो फोकसिंग के कारण थोड़ा टाइम लगता है। अगर दूर की चीजों को देखना है तो थोड़ा फोकस करेगा, नजदीक की चीजों को देखना है तो फोकस करेगा, डिस्टेंस आगे पीछे हो रहा है तो फोकस करेगा। तो ये फोकस करना क्या होता है, एक्चुअली में वो लेंस जिसके थ्रू आपका इमेज उस कैमरा में बन रहा है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, अपना डिस्टेंस, अपना थिकनेस, इन चीजों को वो एडजस्ट करता है, जिससे क्या हो, वो ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज बना सके। आपको नहीं लगता हमारे आंख में भी ऐसी एक क्वालिटी होनी चाहिए जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट की चीजों को क्लियर करके दिखाने में हमारी मदद करे? तो ऐसे ही हमारे आंख की कैपेसिटी है जिसके लिए नाम दिया गया है एकोमोडेशन। अब इसको पहले डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। The ability of an eye to focus the distant object as well as nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation। बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है। यानी कि अगर हमें दूर की चीजें देखनी हो या फिर नजदीक की चीजें देखनी हो, इन दोनों ही तरह की चीजों को देखने के लिए हमारा लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि दूर की चीजें भी साफ साफ दिखाई दे और नजदीक की चीजें भी साफ साफ दिखाई दे।
और इस एडजस्टमेंट वाली जो कैपेसिटी होती है ना हमारी आंख की, इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन या फिर सीधा एकोमोडेशन कहते हैं। अब इसको इमेज से समझते हैं। ये हमारा आंख है और यहां पे एक डॉल रखा हुआ है जो थोड़ा दूर है। मैंने यहां पे बोर्ड के लिमिटेशन के कारण बहुत नजदीक रखा है, बट एक्चुअली में ये डॉल बहुत दूर है। समझ लो इतना दूर है कि आप उसे इनफाइनाइट मान लो। जैसे कि आप रात में या दिन में सूरज देखते तो नहीं हो, बट कोई चीज बहुत दूर देखते हो, और रात में चांद सितारे देखते हो, वो लोग कितने दूर हैं। बट अगर उसे देखना हो तो इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट हम सब जानते हैं पैरेलल होती है, और ये कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट को कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेगा। ये जहां कन्वर्ज करेगा उस पॉइंट का नाम है रेटिना, और वहां पे आपका इमेज बन जाएगा। तो इसको देखने के लिए इस लेंस ने अपने आप को एडजस्ट किया, पर ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट नजदीक भी हो सकता है, एकदम इतना नजदीक। तो दूर से देखने के लिए जो लेंस का साइज था वैसा ही लेंस आपको नजदीक से देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में लेंस को थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, उसको अपनी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। इस कंडीशन में इसको थिकनेस घटानी पड़ेगी। तो दोनों ही चीजों को कैसे एडजस्ट करता है, यहां पे काम में आता है हमारा ये सिलियरी मसल्स। ये क्या करता है ना, नजदीक की चीजों को देखने के लिए लेंस को दबा देता है। जैसे ये लेंस को दबाता है लेंस मोटा हो जाता है और फिर नजदीक की चीजों को देखने में हेल्प करता है। और जब हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं तो ये सिलियरी मसल्स लेंस को खींच देता है, और जैसे ये लेंस को खींचता है लेंस पतला हो जाता है और दूर की चीजें भी ठीक से दिखाई दे जाती हैं। समझ में आया? और हमारे आंख के इस कैपेसिटी को ही बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन पूरी तरह से रिलेटेड है हमारे सिलियरी मसल से। इसलिए बुढ़ापे में हम लोगों को एक डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और उसके होने का मेन कारण है हमारा सिलियरी मसल्स का लूज हो जाना। क्योंकि बुढ़ापे में हमारे सारे मसल्स लूज हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो हमारा सिलियरी मसल्स भी लूज हो जाता है और फिर चीजें हमें साफ सुथरी दिखाई नहीं देती है ना। तो सिलियरी मसल्स पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सिलियरी मसल्स लूज हो जाएगा ओल्ड एज में या किसी कारण से उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो आपको देखने में दिक्कत आएगी। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही साधारण सा टॉपिक है बट बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे इस चैप्टर में। वैसे तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाला चैप्टर नहीं है, बट हर एक डिफेक्ट का अपना एक न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल करना एक आर्ट है। हर कोई इसे नहीं कर सकता। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से कर रखा है आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बट एक साधारण बच्चा जिसने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है उसे इस न्यूमेरिकल को करने में दिक्कत आती है, इस डिफेक्ट को समझने में दिक्कत आती है, और डिफेक्ट के ऊपर बेस्ड चीजों को समझाने में और समझने में भी दिक्कत आती है। तो समझते हैं इसे आराम से। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो टोटल 4 डिफेक्ट्स हैं, मैंने इस नोट में 3 ही डाला है, एक्सप्लेन मैंने चारों को किया है। तो देयर आर 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहला बहुत ही कॉमन सा डिफेक्ट है जिसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस है, हिंदी में इसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। दूसरा डिफेक्ट हमारा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। 3 नाम इसके हो सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। तीनों ही नाम का अपना सेम मीनिंग है। मैंने कई बार एमसीक्यूज में इसे आप लोगों से पूछा है जो हमारे चैनल पे कंटिन्यू आते हो। तीनों ही सेम नाम है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। हिंदी में इसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं पर नजदीक की नहीं दिखाई देती। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में क्या कर लेते हैं ना, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब समझ लेते हैं नजदीक का नहीं दिखाई देता, और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब समझ लेते हैं दूर का नहीं दिखाई देता। बट होता उल्टा है, दिमाग में ये चीज याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं क्योंकि इसमें फार का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। फार साइटेडनेस इसलिए क्योंकि अब सिर्फ फार का ही साइट रह गया है, नजदीक वाला गया। और नियर साइटेडनेस इसलिए क्योंकि नियर का ही साइट रह गया है, दूर का गया। समझ रहे हो ना। और तीसरा कंडीशन हमारा है प्रेस बायोपिया। इसमें मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को एकोमोडेशन पढ़ाया, जिसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि हमारा सिलियरी मसल्स हमारे लेंस को कंट्रोल करता है, जिससे हम दूर की चीजें और नजदीक की चीजों को देखने में, उसके अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प मिलती है। बट बुढ़ापे में हमारा वो सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देता है या ठीक से काम नहीं करता, तो हमें ये डिफेक्ट मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये काफी हद तक रिलेटेड है लॉन्ग साइटेडनेस से। प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक जैसे होते हैं, बट कई बार प्रेस बायोपिया में मायोपिया वाले भी सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक, मायोपिया को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आइए, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मायोपिया। मायोपिया को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि मायोपिया होता क्या है और इसमें प्रॉब्लम्स हमें क्या होती हैं, मायोपिया को ठीक कैसे किया जाएगा और मायोपिया के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आएंगे, ये पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, वैसे ही चैप्टर ही बहुत साधारण है, तो अगर आराम से करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आराम से समझते हैं। देखिए मायोपिया क्या होता है। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी है। यह नाम जरूर याद रखिएगा। नियर साइटेडनेस कहने का मकसद हमारा यह होता है कि ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें नजदीक का तो दिखे बट दूर का ना दिखे। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको नजदीक का दिखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा। अगर आपको दूर की चीजों को देखने के लिए चश्मे लगाने पड़ रहे हैं तो आपको मायोपिया है। नजदीक की चीजों को देखने में, बुक पढ़ने में, इन सब चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको मायोपिया है ना। नजदीक की चीजें दिख रही हैं पर अगर क्लास में बहुत दूर कोई व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, उस पर कुछ टीचर लिखते हैं और आपको दिखाई नहीं देता तो आपको मायोपिया है। तो डेफिनेशन सबसे पहले जो कि बहुत ही साधारण सा है, दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दो ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आप दूर का तो नजदीक का तो देख लें, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें आप नजदीक का तो देख पाए बट दूर का आपको बिल्कुल ना दिखाई दे, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया में होता क्या, देख रहे हो ना, ये लेडीज दूर की चीज को, नाव को देखने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें नाव दिख तो रहा है पर धुंधला दिख रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नाव जैसा कुछ है बट हो सकता है कोई आदमी हो ऐसे हाथ किए हुए, कुछ भी हो सकता है। दूर की चीजें इन्हें समझ में नहीं आ रही, धुंधला दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो दूर से आ रही है ना, वो रेटिना से पहले ही कहीं मिल जा रही है और चूंकि बाद में रेटिना पे ऐसे जाके मिलेंगी तो इसका धुंधला इमेज बनेगा। क्योंकि अगर ये लाइट कन्वर्ज होती रेटिना पे तो इमेज साफ सुथरी दिखाई देती, पर हुआ क्या है, ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया और हमें इमेज ठीक से दिखाई नहीं दिया। तो मायोपिया क्या है ये समझ में आ गया। अब इसका कॉज समझ लेते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया, समझते हैं। आइए, मायोपिया के कॉज को अगर समझना है तो दो ही मेन कॉज हैं। हम ये समझ चुके हैं कि इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, ये बात याद रखिएगा और इसे समझिए। पहला कॉज क्या है कि द ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ कब होता है पता है? लेंस मोटा हो जाए, सिंपल। कोई भी लेंस आपके पास है ना, अगर वो थिक है तो उसका फोकल लेंथ छोटा है और अगर वो थिन है तो फोकल लेंथ ज्यादा है। तो एक कारण हो सकता है कि आपका ये जो लेंस दिख रहा है ना, ये लेंस मोटा हो जाए, लेंस बहुत ही मोटा हो जाए। और अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो लाइट को ये थोड़ा पहले ही कन्वर्ज करवा देगा। जो लाइट यहां पे कन्वर्ज होना चाहिए था, लेंस के मोटा होने के कारण वो उसे पहले ही कन्वर्ज करवा देगा और एज ए रिजल्ट इमेज रेटिना पे ना बनके रेटिना से थोड़ा पहले बन जाएगा और आपको इमेज साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा। दूसरा कंडीशन, अगर हमारे लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना तो हमारा आई बॉल ही लंबा हो जाएगा। आई बॉल जो कि गोल होना चाहिए था वो लमड़ के ओवल टाइप का हो जाएगा और आई बॉल अगर लंबा हो गया तो भी हमारा इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा। देख रहे हो ना, सारी लाइटें जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो आकर के यहीं पे कन्वर्ज हो गई और जहां पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हैं इमेज वहीं पे बनता है। तो या तो ये हो सकता है कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस क्या हो गया हो, हाई हो गया हो, होने का कारण है लेंस मोटा हो गया हो, या फिर ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, आई बॉल ही लंबा हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट आर द कॉज ऑफ मायोपिया, तो दो मेन कॉज है, या तो लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया या तो हमारा आई बॉल ही लंबा हो गया। अब आता है अगला टॉपिक, इसका क्योर क्या है? करेक्शन, यानी कि करेक्शन ऑफ मायोपिया। आइए देखते हैं, इजी टॉपिक है। अब हम ये समझ चुके हैं कि मायोपिया होता क्या है, होता क्यों है, ठीक कैसे करें, तो आइए देखते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को साफ सुथरा नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि मैं इसे खुद से ड्रॉ करने वाला हूं और इसके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा धुंधला छोड़ा गया है। मैं इसे खुद से ड्रॉ करूंगा, फिर ये अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। ध्यान से देखिए इन चीजों को। ये हमारा आई बॉल है, ये हमारा लेंस वाला पोर्शन है, फिर ये भी हमारा आई बॉल है। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए,
और ये हमारा लेंस वाला पोर्शन है। तीनों ही केस में आई बॉल को नॉर्मल रखा गया है। हम इसे समझेंगे कि इसमें करेक्शन का रिलेशन क्या है। और ये हमारा आई लेंस है। अब ध्यान से समझते हैं वन बाय वन की चल क्या रहा है। ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई है। इसमें यहां पे रखी हुई कोई चीज, मान लो इस आई में हो क्या रहा है, अगर नजदीक में कोई चीज रखी हुई है ना, ये नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं है, मायोपिक ह्यूमन आई है। इसमें दूर नजदीक में रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट का अगर लाइट इस पे जाता है तो ये इसे कन्वर्ज करके रेटिना पे इसका इमेज बनाता है और आप आराम से उस चीज को देख पाते हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मायोपिया में नजदीक की चीज दिखाई देती है। तो मायोपिक आई में अगर कोई बॉडी नजदीक रखा हुआ है तो उसका इमेज रेटिना पे बनता है और आप उसे साफ सुथरा देख पाते हो। इसलिए मायोपिया में नजदीक की चीजों को देखने में इशू नहीं होता। पर अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, मान लेते हैं ये कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो हम जानते हैं इन्फिनिटी से आने वाला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर होता है और इस लाइट को ये रेटिना से पहले ही मिला देता है। जैसा कि मैंने कहा मायोपिया में लाइट क्या हो जाता है, रेटिना से पहले मिल जाता है। तो हमारा टारगेट क्या है, हम इस बीच में एक ऐसा लेंस यूज करें, ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस, जो इस चीज के लिए इस रे को ऐसा बना दे जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसा लेंस यूज करें जो हमारे लिए ऐसा ट्रीट करे कि इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज वो यहां बना दे जहां तक की चीजें हमें दिखाई देती हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर कॉनकेव लेंस ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि क्या हुआ है, हमारा कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है और मुझे कन्वर्जिंग पावर को घटाना है। और कन्वर्जिंग पावर को घटाना है तो एक ही तरीका है, डाइवर्जिंग लेंस यूज करो। और डाइवर्जिंग लेंस को दूसरे लैंग्वेज में कनकेव लेंस कहा जाता है। अब देखिए, अगर रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही होती है और वो इस लेंस पे पड़ेगी तो लेंस उसे स्लाइटली डाइवर्ज कर देगा, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। और यहां से भी आने वाले पैरेलल रे ऑफ लाइट को ये स्लाइटली डाइवर्ज कर देगा और फिर ये दोनों फाइनली जाकर के रेटिना पे मिल जाएंगे और हमारा इमेज साफ सुथरा हमें दिखने लगेगा। इस डाइवर्जेंट को अगर हम पीछे की ओर मिलाएं ना तो एक्चुअली में ये इस पॉइंट पे आके मिलेगा और इसको भी पीछे मिलाएं तो आकर के इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस तरह से हमें ऐसा लगेगा, इस लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। किस ऑब्जेक्ट को? जो इन्फिनिटी पे था। तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज इसने यहां बना दिया जहां पे हमें वो चीजें साफ साफ दिखाई देती थी। पहले केस में आपने देख लिया और इस तरह से हमारे मायोपिया का करेक्शन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मायोपिया का करेक्शन कैसे किया जाता है तो बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस यूज किया? क्योंकि हमारे आंख का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था। अगर हम डाइवर्जिंग लेंस लेंगे तो कन्वर्जिंग पावर को घटा सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में पढ़ा है ना, P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। समझ में आया? अगर P1 हमारा पॉजिटिव है और इसे बैलेंस करना है तो इसमें नेगेटिव को तो ऐड करना पड़ेगा ना, और नेगेटिव पावर होता है कॉनकेव लेंस का, पॉजिटिव पावर होता है कॉन्वेक्स लेंस का। हमारे आंख में लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, उसका पावर बढ़ गया है, हमें उसे बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। सिंपल। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक डिफेक्ट ऑफ विजन के करेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। मैंने इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल जानबूझ के इंक्लूड किया है मायोपिया का और 2 ही न्यूमेरिकल जानबूझ के इंक्लूड किया है हाइपरमेट्रोपिया का। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये चैप्टर बिना इस न्यूमेरिकल के खाली हो जाएगा। अगर मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर समझा दूं और इस न्यूमेरिकल को ना समझाऊं तो ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों को परेशान करते हैं। एटलीस्ट आप में से ज्यादातर बच्चों को परेशान जरूर करते हैं, तो उसका समाधान हम लोग यहां पे लेके आए हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत है, वो आपको पहले से आपके पास होना चाहिए। अब यहां पे ये मायोपिया कह रहा है और इसमें फार पॉइंट दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, जिस किसी भी न्यूमेरिकल में जो कि ह्यूमन आई का है उसमें अगर फार पॉइंट दिया जाए तो समझ जाओ मायोपिया वाला क्वेश्चन है, और अगर नियर पॉइंट दिया जाए ना तो समझ जाओ हाइपरमेट्रोपिया वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मायोपिया में हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें होनी चाहिए थी इंफिनिटी पे, वो खिसक के कहीं नजदीक आ गई है, तो हमारा फार पॉइंट हिल गया है।
इसीलिए मायोपिया वाले क्वेश्चन में हमें फार पॉइंट दिया जाता है, और हाइपरमेट्रोपिया वाले क्वेश्चन में चूंकि हमें नजदीक का नहीं दिखता, तो नजदीक वाला पॉइंट हमारा हिल के कहीं आगे चला गया है, तो हाइपरमेट्रोपिया वाले क्वेश्चन में हमें नियर पॉइंट दिया जाता है। और दोनों ही कंडीशन में जो गिवन वाला पार्ट होता है ना, इसे हम वी लेते हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, बाद बाकी सारा काम हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं। हमारे सामने v हमारा हर बार गिवन होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि v क्या होता है, जो भी फार पॉइंट गिवन है दैट इज v, और v हमारा -80 सेंटीमीटर है, और u हमारा मायोपिया के कंडीशन में होता है इंफिनिटी, तो इसे हम क्या लेंगे, इंफिनिटी। u हमारा हो जाएगा इंफिनिटी। अब लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/f = 1/v -1/u। वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू -80 है तो -1/80, और ये यहां पे चूंकि इंफिनिटी ही है तो -1/∞ लिख देंगे। 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, उसका लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 1/f = -1/80, तो f = क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। ये आपका f आ गया। एक बार f मिल गया तो पावर निकालना बहुत ही इजी है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और अगर f सेंटीमीटर में हो तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। अब 100/f अगर करेंगे तो क्या होगा, 100/80 करेंगे ना, 0 से 0 कट गया। ऑब्वियसली माइनस में है तो माइनस लगा के रखो, क्योंकि f हमारा किस में आया है, माइनस में। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 10 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 जा 8, बचता है 2, तो 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, पॉइंट देंगे, 20 हो गया, 8 2 जा 16, बचेगा 4, 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो 1.25 डायोप्टर, वो भी माइनस में। ये हमारा पावर है, मैं इसे लिख देता हूं। देयरफॉर पावर कितना आ गया हमारा, माइनस में 1.25 डायोप्टर। बस इतना ही सरल है मायोपिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस गलती से कई बार इन चीजों को लेने में दिक्कत मत कर देना। मायोपिया में जो फार पॉइंट गिवन होता है उसे हम v लेते हैं, और जो u होता है वो इंफिनिटी लिया जाता है, क्योंकि इंफिनिटी ही हिल जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां पे दे रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। मैं ऐसा ही हाइपरमेट्रोपिया में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, दूसरा आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा, ताकि हम लोग ज्यादा इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहते, बट है क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप लोग कर सकते हो। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो ध्यान से देखिए, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हम लोगों ने समझ लिया, अब हाइपरमेट्रोपिया भी समझ लेते हैं। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, ये भी आराम से समझ लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाइपरमेट्रोपिया मैंने क्या कहा था, इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा नियर पॉइंट है ना, जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, वो हिल के कहीं आगे चला गया है। तो अगर आपने कभी किसी आदमी को देखा है हाइपरमेट्रोपिया का शिकार, तो उसे दूर ऐसे करके पढ़ने में ठीक होता है, नजदीक से नहीं पढ़ पाता। और अगर पढ़ना है तो चश्मा लगा के पढ़ना पड़ेगा, वो भी कौन से लेंस वाला, कॉन्वेक्स लेंस वाला। तो हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दो ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया के डेफिनेशन का एग्जैक्ट उल्टा। मायोपिया में दूर का नहीं देख सकते, नजदीक का देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं देख सकते, दूर का देख सकते हैं, बस इतना उल्टा है। हुआ क्यों होगा इसके बारे में भी समझेंगे। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। और मायोपिया के लिए अगर ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये है कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि मायोपिया में फार पॉइंट हिलता है और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट हिलता है, ये बात याद रखना। अगला टॉपिक क्या है, इसका कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ मायोपिया। बहुत ही सिंपल कॉज है। जैसा कि मायोपिया में हम लोगों ने दो कॉज देखा था, हाइपरमेट्रोपिया में भी दो ही कॉज हैं। पहला कॉज, ड्यू टू द लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ और ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। पहले वाले का सीधा उल्टा कर दो। मायोपिया में क्या हो गया था, या तो हमारा लेंस मोटा हो गया था या आई बॉल लंबा हो गया था। इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, या तो हमारा लेंस पतला हो जाएगा या फिर आई बॉल छोटा हो जाएगा। मतलब लंबा होने के बजाय आई बॉल क्या हो जाएगा, छोटा।
तो अगर लेंस पतला हो गया ना तो भी जो हमारा रे है वो रेटिना के बाद जाके इमेज बनाएगा। यहां पे आप लोगों को याद होगा मायोपिया में वो अंदर में पहले बना लेता था और हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा बाद में जाके बनाएगा। दूसरी तरफ अगर लेंस ठीक ठाक है ना तो हमारा आई बॉल ही क्या हो गया है, छोटा हो गया है, पर जैसा भी हो इमेज हमारा रेटिना के बाहर जाके बनता है। और वो बाहर बन रहा है इसका मतलब वो रेटिना पे फोकस नहीं कर रहा, और वो रेटिना पे फोकस नहीं कर रहा इसलिए उसका इमेज हमें दिमाग में साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। क्योंकि चीजें तभी आपको साफ सुथरी दिखाई पड़ती हैं जब उसका फोकस एग्जैक्ट वही हो जहां पे इमेज बनने वाला है ना। अब समझ लेते हैं डिफेक्ट क्या है। अब आगे समझते हैं इसका करेक्शन कैसे किया जाए। डिफेक्ट समझ में आ गया, करेक्शन कैसे किया जाए तो समझते हैं। इसका करेक्शन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले किसका किया था, मायोपिया का। मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर हमारे आई लेंस का बढ़ गया था तो घटाने के लिए कॉन्केव लेंस यूज किया था। यहां पे क्या हुआ है ना, हमारे आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर घट गया है तो बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा और कन्वर्जिंग पावर घटाने के लिए डायवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। तो मायोपिया में डायवर्जिंग लेंस यूज किया था, यहां क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए इसका पूरा करामात क्या है। नॉर्मल हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए नजदीक की चीज अगर कहीं रखोगे तो इसका इमेज यहां बन जाएगा। बनना कहां चाहिए, यहां पे। वहीं अगर ऑब्जेक्ट को दूर रखोगे ना तो इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे बन जाएगा। तो टारगेट ये है कि बीच में ऐसा लेंस यहां पे लगाया जाए कि यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इस आंख के लिए ऐसा लगे कि यहां है, या फिर यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को लगे, मतलब आंख को लगे कि यहां है। चूंकि यहां की चीज को ये साफ सुथरा देख पाता है तो अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना दे ये लेंस तो आंख को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है और फिर ये इसका इमेज आराम से रेटिना पे बना लेगा। और इस तरह से चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। सिंपल, हमारे आंख के घटे हुए कन्वर्जिंग पावर को इस कन्वर्जिंग लेंस ने बढ़ा दिया और इस तरह से वो इमेज जाकर के कहां बना, रेटिना पे, और फिर हमें चीजें साफ सुथरी दिखाई देने लगी। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ये सारे डायग्राम आप लोग लर्न कर लो, इमेज एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी। करेक्शन ऑफ विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक इसके ऊपर भी बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। जैसा मैंने एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोगों को मायोपिया में करवाया वैसे ही एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को हाइपरमेट्रोपिया में भी करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने मायोपिया में आप लोगों से कहा था कि वहां पे हमें फार पॉइंट गिवन होगा, यहां पे हमें नियर पॉइंट गिवन है। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 1 मीटर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मायोपिया में जो फार पॉइंट दे उसे वी लो और मायोपिया में जो नियर पॉइंट दे उसे भी वी ही लो। तो v इज इक्वल टू क्या है, -1 मीटर। हमेशा माइनस में लेते हैं। और u होता क्या है, तो मायोपिया में क्या हिल गया है, हमारा नियर पॉइंट थोड़ा आगे चला गया है। तो नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई के लिए क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो u को ले लो माइनस में 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बस लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू डालो, v का वैल्यू -1 मीटर है। ओके, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। या तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो या इसे सेंटीमीटर में, जो भी करना आपके लिए आसान हो। तो चलो लिखते हैं यहां पे -1/100 और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, +1/25। एलसीएम ले लेते हैं, 100 और 25 का एलसीएम 100 होता है। 100 1 जा 100, यहां -1 प्लस 25 4 जा 100 +4 और ये 1/f की जगह है। अगर इसको सॉल्व करें तो 3/100 आ रहा है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/100। ऑब्वियसली प्लस में आया तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/3। ये वाला पार्ट हो गया। अब इसको फर्दर ले जाते हैं, चूंकि ये हमारा f है और ये सेंटीमीटर में है, इसको चेंज नहीं करते, सीधा पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पर अगर हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला होता है 100/f। ये बात याद रखना, या तो कन्वर्ट कर लो या फॉर्मूला याद रखो। तो जैसे ये वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 100/f लिखना है तो हम यहां 100 लिख लेंगे। f की वैल्यू क्या है, तो 100/3। नीचे 100 लिखेंगे और नीचे वाला 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि यहां
100 से 100 कट जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3, वो भी प्लस में। तो +3 डायोप्टर इज आर पावर ऑफ लेंस। याद रखना, निकालना बहुत टफ तो नहीं था ना, बस एक बार V क्या है, U क्या है, ये पता चल जाए और लेंस फॉर्मूला के इस्तेमाल से अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है तो बहुत ही साधारण है। पर अगर आप लोगों को लाइट चैप्टर में लेंस पे बेस्ड इमेज फॉर्मेशन का, लेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता तो थोड़ा सा फोकस करोगे तो हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसको फ्रैक्शन आता है वो ये कर लेगा, फ्रैक्शन नहीं आता नहीं कर पाओगे। तो देख लो अगला न्यूमेरिकल, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। ये न्यूमेरिकल जो आप लोगों को ऊपर में दिख रहा है, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा इस न्यूमेरिकल को भी देखेगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएगा। आप लोगों को बस कमेंट में मेंशन करना है कि हाइपरमेट्रोपिया क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, मायोपिया क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। बस 2 ही क्वेश्चन आपसे मैंने पूरे वीडियो में पूछा है, तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक क्या है? हम लोगों ने 2 ही डिफेक्ट अभी तक किया है, ये तीसरा वाला डिफेक्ट है, यानी कि प्रेसबायोपिया। मैंने आप लोगों से कहा था कि 2 डिफेक्ट तो हमारे आंख में होने वाली गड़बड़ी साइज में या लेंस में के कारण होती है। तीसरा वाला जो गड़बड़ी है ना, ये हमारे एज के कारण होती है। हमारे आंख के लेंस को होल्ड करने वाला एक मसल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। और ये सिलियरी मसल्स इस वाले रीजन में होता है, ये आंख के लेंस को होल्ड करके रखता है, इसे खींचता या धकेलता है ताकि लेंस का साइज एडजस्ट हो सके और दूर रखी चीजें या नजदीक रखी चीजें आपको ठीक से दिखाई दें। बट होता क्या है ना, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो प्रेसबायोपिया कुछ नहीं है, आपके एकोमोडेशन से रिलेटेड एक डिफेक्ट है। ओल्ड एज में आपके आंख का एकोमोडेशन का पावर कमजोर हो जाता है, जिससे नजदीक रखी चीजें आपको ठीक से दिखाई नहीं देती। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, खासतौर पे बुक या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए उन्हें चश्मे लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नजदीक की चीजें उन्हें नहीं दिखाई देती। कौन सा डिफेक्ट के बराबर है ये? मोस्टली ये हाइपरमेट्रोपिया के बराबर है। कभी कभी इसमें दोनों ही डिफेक्ट कॉमन हो जाते हैं, बट मोस्टली ये हाइपरमेट्रोपिया के बराबर है। इसमें नजदीक की चीजें आपको ठीक से दिखाई नहीं देती। चलिए, अब इस डिफेक्ट का करेक्शन क्या है? तो इसका करेक्शन बिल्कुल वही है जो हाइपरमेट्रोपिया का। अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि प्रेसबायोपिया का करेक्शन क्या है, तो प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए या तो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे या फिर बाइफोकल लेंथ यूज करोगे। कई बार क्या होता है, नजदीक की चीजें भी नहीं दिखाई देती, दूर की भी नहीं दिखाई देती, तो वैसे कंडीशन में बाइफोकल लेंस यूज करना है, अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाउ हाइपरमेट्रोपिया आर करेक्टेड, तो हाइपरमेट्रोपिया आर करेक्टेड इन द सेम वे, सॉरी, हाउ प्रेसबायोपिया आर करेक्टेड, तो प्रेसबायोपिया इज करेक्टेड इन द सेम वे एज द हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। यह आंसर याद रखना। अगला टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि चौथा डिफेक्ट है, जिसको मैंने नंबर में इंक्लूड नहीं किया, बट ये भी डिफेक्ट है। इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। बहुत ही खराब प्रॉब्लम है और हमारे इंडिया में कई सारे लोगों को, खासतौर पर जिनका न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा नहीं है, जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं, या फिर उनके काम करने का स्टाइल ऐसा है कि उनके आंख की ठीक से ध्यान नहीं रखी जाती, उनको हो जाता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में होता क्या है? द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आई ऑफ अ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इसमें क्या हुआ? देखो, ये एक हेल्दी आई है, इसका आंख बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, इसके प्यूपिल में भी बिल्कुल अंधेरा है, आराम से लाइट जा सकती है। बट अगर इस साइड देखो ना, तो इसका प्यूपिल वाला रीजन व्हाइट कलर का हो गया है। क्यों? क्योंकि जो आई लेंस है ना, आई लेंस के ऊपर एक पतला सा व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन चढ़ जाता है जो लाइट को अंदर जाने से रोकता है। और इससे क्या होता है, चीजें, अगर आप ओरिजिनल इमेज की बात करो तो ये एक ओरिजिनल आंख है जो ठीक साफ सुथरा है, इसका प्यूपिल पूरा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा। पर अगर आप इसके प्यूपिल के ऊपर गौर से देखो तो थोड़ा सा इस पे धुंधलापन जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि इस पे एक व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन आ गया है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस है, तो लाइट को ठीक से अंदर नहीं जाने देता और इसके कारण चीजें साफ सुथरी नहीं दिखाई देती। अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको आंख की सर्जरी करवानी पड़ेगी और उससे वो जो व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन है वो निकलवाना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो कैटरेक्ट एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आंख के लेंस के ऊपर में एक व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन आ जाता है,
इसको ठीक कैसे किया जाता है? तो सीधा सर्जरी से, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगला टॉपिक, वैसे प्रिज्म का ये रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि डिस्पर्जन वगैरह समझना है तो ओवरऑल हमें ये पता होना चाहिए। ये आपका प्रिज्म है और ये इससे होने वाला रिफ्रैक्शन है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में अपने साइड से कुछ शेप वगैरह लेकर के समझाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। मान लो ये मैंने यहां पे एक प्रिज्म जैसा कुछ ड्रॉ किया। मैं इसका आउटलाइन थोड़ा वाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये नजर में आए, और ये मैं रे ले लेता हूं। अब यहां पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इस साइड से ऐसे आ रही है ना, ध्यान से देखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म पे ऐसे आ रही है और इस जगह पे मान लो इंसिडेंट होती है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है। एक नॉर्मल का होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रिज्म में, वरना आप रेफरेंस नहीं ले पाओगे। तो जब चूंकि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो जब भी रे ऑफ लाइट इसमें जाएगी तो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, ठीक है, और इस सरफेस पे यहां टकराएगी। मान लेते हैं इस सरफेस का नॉर्मल कुछ इस तरह का है, यहां पे ये इसका दूसरा नॉर्मल है। अब जब डेंसर मीडियम से ये बाहर जाएगी तो थोड़ा सा फिर से बैंड अवे हो जाएगी। हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल मोस्टली इसके इक्वल होता है, इसलिए इसे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं, बट इंसिडेंस फॉर दिस पेयर, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। याद रखिएगा। मेन हमें इसमें क्या दिखाना है? डेविएशन। तो समझते हैं, अगर इस रे ऑफ लाइट को हम आगे की ओर ले जाएं, ऐसे प्रोपागेट करवा दो इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये जो इमरजेंट रे है इसको पीछे की ओर प्रोपागेट करवाओ, तो इन दोनों के बीच में ये एक एंगल बनेगा, और इसी एंगल को बोलते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी से, और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यही है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये वाला डायग्राम खास तौर पे आप याद रखोगे। वैसे आपके लिए इस एग्जाम में जरूरी नहीं, बट जो बच्चे फ्यूचर में साइंस वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। अगला टॉपिक, इस पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत ही फेमस और इजी टॉपिक, आप में से हर एक बच्चा इसको जानता है। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? तो क्या है? सिंपली एक व्हाइट कलर की रे आ रही थी जिसका सोर्स हो सकता है सन है, और इस प्रिज्म नाम के डिवाइस ने क्या किया? उसे 7 कलर में स्प्लिट कर दिया, और इस 7 कलर में स्प्लिटिंग के इस फिनोमेना को ही बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था। The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light। इसको समझना बहुत टफ नहीं है, बस इसमें ये कलर्स आपको याद होना चाहिए। उसके लिए आपका ट्रिक है विबग्योर, VIBGYOR, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo, V for violet। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल विबग्योर है। विबग्योर नीचे से काउंट करते हैं। इस डिस्पर्जन में सबसे जरूरी चीज हमारे लिए जानना यह है कि रेड लाइट सबसे ऊपर होता है और वायलेट लाइट सबसे नीचे होता है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ऊपर रेड लाइट क्यों है और वायलेट सबसे नीचे क्यों है। तो इसका मेन कारण समझ लीजिए कि ये जो प्रिज्म है ना, ये एक डेंसर मीडियम है, और सनलाइट में टोटल 7 कलर्स अवेलेबल हैं, और अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेवलेंथ से क्या फर्क पड़ता है? तो जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा है, और जिस लाइट का वेवलेंथ कम है उसकी स्पीड भी कम है। तो लॉजिकली जिस लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसमें रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, इसलिए वो सबसे ऊपर रहेगा, और जिस लाइट की स्पीड सबसे कम है उसमें रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो सबसे नीचे रहेगा। तो ये बात याद रखना है आपको कि रेड ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन कम होगा, दैट्स वाई ये ऊपर। और वायलेट का वेवलेंथ कम है, स्पीड कम है, और इसलिए रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए वो सबसे नीचे। आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एक टर्म है स्पेक्ट्रम, इसे भी समझ लीजिए। ये जो आपको बैंड ऑफ 7 कलर मिला है ना, इस बैंड ऑफ 7 कलर को एक साथ क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। अगर मैं डिफिनेशन से समझाऊं
तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। सिंपल, यानी व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से जाए और 7 कलर में स्प्लिट हो जाए तो उस 7 कलर के बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आई थिंक ये बहुत टफ नहीं है। अगला टॉपिक क्या है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। बहुत सिंपल टॉपिक है, समझते हैं इसे। देखिए, हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म हो और प्रिज्म के थ्रू अगर व्हाइट लाइट जाए तो ये अपने आप को स्प्लिट करके 7 कलर में डिवाइड कर लेती है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। पर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया कि अगर हम फिर से एक प्रिज्म को उल्टा उसी 7 कलर के पाथ में रख देना तो उस सारे कलर को मिला के ये फिर से व्हाइट लाइट बना देगा, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर। तो सातों कलर को मिलाओगे तो फिर से वो व्हाइट हो जाएगा। जैसे व्हाइट कलर से स्प्लिट होकर 7 कलर बना था, फिर से सातों कलर मर्ज होकर के व्हाइट कलर बना सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, बस ये एक जनरल नॉलेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है द रेनबो। हम सब जानते हैं डिस्पर्जन का अगर कोई नेचुरल एग्जांपल हम लोगों के पास है तो वो है रेनबो। रेनबो में क्या हो रहा होता है? तो एन आर्च ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere। आर्च क्यों बोलते हैं? आर्च का मतलब होता है धनुष। अगर हम यहां पे एक धागा जोड़ दें और इसमें एक बाण लगा दें ना तो ये धनुष के बराबर हो गया, दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्च ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड बाय द रेन ड्रॉप्स। कैसे होता है? तो मान लो ये सन है, सन से लाइट आ रही है इस रेन ड्रॉप पे, मान लो ये आपका रेन ड्रॉप है, ठीक है ना। तो ये रेन ड्रॉप क्या करता है? इस सनलाइट के लिए एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और ये इस लाइट को स्कैटर करके डिस्पर्स करके आपकी आंखों के लिए एक रेनबो की तरह बिहेव करवाएगा। क्योंकि ड्रॉप ओवल है, काइंड ऑफ स्फीयर है, तो इसके द्वारा डिस्पर्जन जो होता है वो भी कुछ ओवल शेप में होता है, और इसके कारण आपको ओवरऑल आर्च के शेप का एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो। तो बस इतना याद रखना है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स। इसके बारे में एक बेसिक आइडिया, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स और वाटर ड्रॉप्स in the atmosphere. Each raindrops acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into spectrum। सीधा एक ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा और हर एक ड्रॉप मिलकर के क्या करेगा? रेनबो बना देगा। इसलिए आप लोग जानते हैं कि रेनबो कब फॉर्म होता है? जब क्लाउडी डेज वगैरह होते हैं। तो बहुत ही साधारण सा टॉपिक था। आई थिंक इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स और टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? हम जानते हैं कि हमारा अर्थ कई सारे अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से मिलकर बना हुआ है। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। इसके कारण होता क्या है कि अगर हमारा सन इस जगह पे हो ना तो इससे निकलने वाली लाइट रास्ते में इतनी बार मुड़ती है कि हमें ऐसा लगता है कि सन कहां पे है, यहां पे है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो सबसे प्राइम एग्जाम्पल है वो यही है कि ये जो सन है ना वो डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता रहता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डिफिनेशन क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अब हमारे एयर के अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग है और अलग अलग डेंसिटी के कारण उसके द्वारा जो है लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग टाइप पे होता रहता है। और इसके कारण जो अलग अलग टाइप के फिनोमेनाज आपको दिखाई देते हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट व्हाई स्टार ट्विंकल? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है ना, स्टार बहुत ही दूर की चीजें हैं, उनसे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत मामूली है और हमारे एटमॉस्फेयर के वेरिंग डेंसिटीज के कारण लाइट की इंटेंसिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। दैट्स व्हाई स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग, और इस फिनोमेना को ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहा जाता है। ठीक है ना। सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमेना रिलेटेड टू
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नंबर 1 है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और इसका कारण क्या है? द स्टार लाइट रीचिंग आवर आई इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज कंटिन्यूअसली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल इन द नाइट। स्टार से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है और घटती है, इसलिए आपको स्टार कैसा लगता है? ट्विंकल होता हुआ, कभी साइज में बड़ा कभी साइज में छोटा। अगर गौर से देखोगे तो नजर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, जो स्टार होते हैं ना वो एक्चुअली जितने डिस्टेंस पे हैं वो उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे हमें दिखाई देते हैं। मतलब द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। यानी स्टार अगर यहां पे है ना, मतलब यहां पे है, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टार यहां पे है, तो लॉजिकली जहां है वो उससे ज्यादा हायर दिखाई देगा। कारण क्या है? अगर आप लोग कभी स्विमिंग पूल में जाओ तो बाहर से ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल की गहराई बहुत कम है, पर जैसे ही उतरते हैं तो लगता है पानी तो बहुत ज्यादा है, पर उतना गहरा लग नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि आप रेयरर मीडियम में खड़े हो और स्विमिंग पूल का सरफेस डेंसर मीडियम में है। तो जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो चीजें हमें नजदीक दिखाई देती हैं। इसको उल्टा करो, हम लोग क्या है, स्टार के लिए हम लोग डेंसर मीडियम में है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हम डेंसर में है, और स्टार रेयरर मीडियम में है। तो जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो रेयरर मीडियम में अवेलेबल ऑब्जेक्ट हमें ऐसा लगता है कि वो और भी दूर है। जैसे अगर हम लोग रेयरर में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो हमें लगता है वो नजदीक है। उसी को अगर उल्टा कर दो, हम डेंसर में हो ऑब्जेक्ट रेयरर में हो तो वो हमें और भी दूर लगता है। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सुबह के समय में अगर सूरज नीचे है ना तो इसका लाइट ऐसे आता है, एटमॉस्फेयर से घूम के आप तक पहुंचता है, आपको लगता है कि सन कहां है? यहां, पर एक्चुअली में कहां है? यहां पे। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का होता है? 2 मिनट। यानी कि 2 मिनट लगेगा सन को यहां से यहां आने में, पर इस 2 मिनट से पहले ही वो आपको दिख जाता है। तो सुबह के समय आपको सूरज 2 मिनट पहले दिख जाता है और शाम में डूबने के 2 मिनट बाद भी वो हमें दिखता रहता है। तो इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। सनराइज पहले हो गया और डूबा थोड़ा बाद में, तो 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, दोनों मिला के पूरे दिन में 4 मिनट का आपको फायदा हो जाता है ना। तो वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही साधारण सा टॉपिक था ये। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। बस ये बात याद रखना, ये 4 मिनट जरूर याद रखना। अगला टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही साधारण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिफिनेशन तो कई बच्चे जानते हैं टिंडल इफेक्ट के कारण, बट ठीक से समझते नहीं है। देखो होता क्या है ना, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट आए और इस तरह के किसी पार्टिकल से टकराए और ये पार्टिकल क्या करे ना, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दे, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, कई सारे डायरेक्शन में ऐसे थ्रो कर दे, तो इस फिनोमेना को ही बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस टू थ्रो लाइट इन अ वेरियस रैंडम डायरेक्शन। कोई भी पार्टिकल या चीज जिस पे लाइट आए और लाइट कई सारे डायरेक्शन में थ्रो कर दिया जाए, इस फिनोमेना को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। अब इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। अगर आप स्कैटरिंग समझ गए तो स्कैटरिंग के बारे में जो जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था वो टिंडल थे, और उनके नाम पे एक इफेक्ट है जिसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब यहां पे 2 तरह का लिक्विड रखा हुआ है, एक इस जार में भी लिक्विड है, एक इस वाले जार में भी लिक्विड है। अगर आप गौर से देखो तो इस वाले जार में लाइट निकल रहा है, मतलब लाइट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, बट इस कंटेनर के अंदर में लाइट का कोई ट्रेस नहीं है ना। पर अगर आप इस वाले कंटेनर में देखो तो लाइट यहां से आ भी रहा है, यहां से जा भी रहा है, और पूरा का पूरा पाथ ऑफ लाइट हमें नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें जो लाइट यहां पे फैल रहा है ना, इस फिनोमेना को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट का डिफिनेशन क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो लाइट अगर किसी चीज के थ्रू जाए और उसके पार्टिकल्स उसे स्कैटर कर दे तो इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। आप लोग अगर जंगलों वगैरह में जाओ तो अगर कहीं दूर से सनलाइट आ रही होगी तो पूरे जंगल में इस तरह से लाइट फैलती हुई नजर आ रही होगी व्हाइट कलर की।
तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है ना बाय द पार्टिकल्स ऑफ फॉग, स्मॉग, जो भी है, इसको भी क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर आप रात में गाड़ी से जा रहे हो और हेडलाइट के सामने में डस्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का हो जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे टिंडल इफेक्ट। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है व्हाई द स्काई इज ब्लू। यह भी रिलेटेड है टिंडल इफेक्ट से। टिंडल ने हमसे यह कहा था कि अलग अलग साइज के पार्टिकल अलग अलग कलर को स्कैटर करते हैं। आई होप आप लोग स्कैटरिंग वगैरह समझ गए हो, टिंडल इफेक्ट समझ गए हो। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है ना, वो मेनली ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं। क्योंकि वो ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं इसलिए हमें पूरा का पूरा आकाश ब्लू कलर का दिखाई देता है, बट बीच में जो क्लाउड होते हैं ना, ये व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि क्लाउड बने हुए हैं वाटर ड्रॉपलेट से, और वाटर ड्रॉपलेट्स ब्लू कलर को नहीं कर रहा है यहां पे स्कैटर, बट ये स्काई कर रहे हैं। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना, वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, और बड़े साइज के पार्टिकल सारे ही कलर को स्कैटर कर देते हैं, और सारे कलर मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर। दैट्स वाई क्लाउड कैसा दिख रहा है? व्हाइट कलर का, पर स्काई कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर का। तो आई होप इसका आंसर आप लोग दे दोगे। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट by air molecules present in the atmosphere causes the blue color of the sky। इसका डेफिनेशन बहुत टफ नहीं है, आराम से याद कर लेना, जरूर कर लेना। अगला टॉपिक, why the sun appears red at sunrise and sunset। अगर सनराइज का नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर लोग आप लोग लेट उठते होगे या फिर ठीक से सनराइज देख भी नहीं पाते होगे, गांव में हो तो जरूर देख लेते होगे, पर शाम का समय सब जानते हैं, सूरज के डूबते हुए टाइम का ये नजारा, पूरा सन भी लाल कलर का दिखाई देता है और सराउंडिंग का स्काई भी बहुत ही कमाल का लाल दिखाई देता है। अगर आप गांव घर से हो तो शाम में आपको एकदम से बहुत लाल लाल सा भी फील होने लगता है कि पूरा आकाश लाल हो गया सूरज के डूबने से जस्ट पहले। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये हमारा अर्थ है ना, और ये मान लेते हैं सन है, तो सन से आने वाला लाइट शाम के समय और सुबह के समय हमसे बहुत दूर होता है। इतना दूर होने के कारण जो उसका ब्लू लाइट था ना, वो सारा का सारा स्कैटर्ड अवे हो गया, हमारे लाइन ऑफ साइट से हटा दिया गया। बचा क्या? हम जानते हैं कि जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, स्पीड सबसे ज्यादा होता है, तो वो वाला लाइट स्कैटर नहीं हुआ और वो सीधा हम तक पहुंचा। तो हम तक पहुंचा सिर्फ रेड लाइट, दैट्स वाई हमें सिर्फ क्या दिखा? रेड कलर। तो अगर आपसे कहा जाए कि वाई स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनलाइट एंड सनसेट, तो आंसर क्या होगा? द सन एंड द सराउंडिंग स्काई appear red at sunrise and sunset because at that time the most of the blue color present in the sunlight has been scattered out and away from our line of sight, having leaving behind mainly red color in the direct sunlight beam that reaches our eye, which causes red color of the sky। बहुत ही साधारण सा आंसर है। सुबह और शाम के समय सन का डिस्टेंस हमसे बहुत ज्यादा होता है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट। सिर्फ बचता क्या है? रेड कलर, जिसके कारण पूरा सन और सराउंडिंग स्काई हमें लाल रंग का ही दिखाई देता है। यह था हम लोगों का आज का पहला वन शॉट वीडियो, वो भी किस चैप्टर का? ह्यूमन आई का। चूंकि ये छोटा चैप्टर है तो इसको बनाने के लिए मैंने बस एक बार खड़ा हुआ और बना लिया। दूसरी वीडियो के लिए मुझे 3-4 बार खड़ा होकर के बनाना पड़ेगा, फिर मैं उसे असेंबल करके आपको दूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप लोगों की वीडियो कैसा लगा, क्या सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए बच गया जिसे मुझे समझाना था, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बट मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के लिए ह्यूमन आई के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और भी दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाएं जिनके लिए जरूरी है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के लिए एक लिंक डाल दूंगा इसका PDF का, जो मैंने नोट आप लोगों को पढ़ाया है, सेम वीडियो का नोट आप लोगों को मिल जाएगा एज इट इज। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।